अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे एक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स और उसके बाद फिर इसकी कंडीशन भी हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले तो एक्विलिब्रियम क्या होता है। देखें, एक बॉडी अगर बहुत सारी फोर्सेस के अंडर है और या तो वो रेस्ट में है या फिर वो मूव कर रही है, दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। अगर वो रेस्ट में है और मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इन दोनों स्टेट में वो क्या कहलाएगी, स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम में। यानी कि अगर बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस है, मोर देन वन फोर्स, जैसे उसका अपना वेट होगा, फिर जिस सरफेस पे पड़ी होगी उसका नॉर्मल होगा, और अगर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स भी होगी तो देन वो मूव भी करेगी। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर जो है ना, वो या तो रेस्ट में हो या फिर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, यानी दोनों सूरतों में क्या होगा कि ए ज़ीरो होगा, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो जब ए ज़ीरो होगा तो वो उसे क्या कहेंगे, ये एक्विलिब्रियम में है। तो इसकी टाइप्स जो है आगे फर्दर बेसिक टाइप्स जो है ना वो दो हैं, स्टैटिक एक्विलिब्रियम और डायनामिक एक्विलिब्रियम। स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, पहले जैसी बात की कि रेस्ट में हो, अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, तो उसे हम नाम देंगे ये स्टैटिक एक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक कहते हैं उसे जो रेस्ट में हो। और इसमें क्या होगा, इसकी एग्जांपल ली हुई है सिंपल, ए बुक लेइंग ऑन द टेबल। अब देखें, टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी होगी, टेबल के ऊपर जो बुक का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W=mg, और टेबल की सरफेस का जो नॉर्मल है वो अपवर्ड एक्ट करेगा, वो बिल्कुल बुक के वेट के बराबर होगा। तो दो फोर्सेस हैं बुक के ऊपर, दोनों बैलेंस हैं, तो बैलेंस है तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसे कहेंगे ये स्टैटिक एक्विलिब्रियम है। आगे चलें, डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या होगा कि जब बॉडी मूव करने लग जाए। मूवमेंट दो तरह से हो सकती है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है, एक रोटेशनल है। तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यानी या तो सिंपल वो मूव कर रही हो ट्रांसलेशनली यानी स्ट्रेट लाइन में विदाउट रोटेशन, और दूसरा वो रोटेट ही कर रही हो विद एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। यानी दोनों वेलोसिटीज़ क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। या ट्रांसलेशनल मोशन है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और अगर रोटेशनल मोशन है वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो बॉडी को क्या कहेंगे, वो डायनामिक एक्विलिब्रियम में है। डायनामिक एक्विलिब्रियम की फर्दर दो टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल का जिक्र कर दूं। डाउनवर्ड मोशन ऑफ पैराट्रूपर, ये पैराशूटर होता है जिसे पैराट्रूपर लिखा हुआ है, लिखने में ऐसे ही है ये। तो पैराशूटर जो होता है, देखें, वो डाइव करता है जैसे किसी बिल्डिंग से या किसी प्लेन से, तो वो डाउनवर्ड आता है। अब जो डाउनवर्ड आता है अपने वेट की वजह से आता है, तो उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वो नीचे की तरफ आता चला जाता है, W=mg जिसे आप कहते हैं। तो हवा का जो ड्रैग फोर्स है वो भी उसके ऊपर लगता है, F(d)(6π)R(v), आप 6 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ड्रैग फोर्स लगती है, यानी एयर फ्रिक्शन जिसे आप कहते हैं, वो उसके वेट के ऑपोजिट होती है डायरेक्शन में, लेकिन उसके वेट के बराबर नहीं होती जो उसको बैलेंस कर दे और उसकी वेलोसिटी को कम करे। अगर वो इसी तरह लैंड करेगा ज़मीन पर तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, जब तक वो ग्राउंड पे पहुंचेगा वो सेफ़ नहीं है लैंड करना। तो फिर वो के ख़ास साइड पे आके पैराशूट जब ओपन करता है, पैराशूट जब ओपन करता है तो एरिया बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि बंदे की बॉडी का साइज इतना ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स इतनी लग सके कि उसका वेट के बराबर हो जाए। जब पैराशूट खुलता है, पैराशूट खोलने के बाद क्या होता है कि जो एरिया है वो बढ़ गया, और उसकी वजह से ड्रैग फोर्स अपवर्ड जो है वो बढ़ गई और डाउनवर्ड वेट के बिल्कुल इक्वल हो गई। तो अब नेट फोर्स क्या हो गई उस पैराशूटर के ऊपर, ज़ीरो हो गई, और वो क्या अटेन कर लेता है, एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम कौन सा अटेन करता है, डायनामिक एक्विलिब्रियम। डाउनवर्ड मोशन करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम भी देते हैं। तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है नीचे डाउनवर्ड, जब तक वो ज़मीन पर लैंड नहीं कर लेता, और वो बहुत कम होती है, मास पे डिपेंडेंट है। आगे डायनामिक को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल एक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम जो होता है जब बॉडी लीनियरली मूव कर रही हो, यानी बॉडी व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करे, और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, तो हम उसे नाम देते हैं ये ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम है। जैसे ये भी आ रहे थे डाउनवर्ड, और या फिर एक गाड़ी अगर स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन वो मूव कर रही है, तो उसे हम नाम देते हैं ये ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम है। रोटेशनल एक्विलिब्रियम क्या होगा, जैसे एक बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है, यानी जैसे पंखा वो रोटेट करता है तो उसकी स्पीड स्टार्ट में बढ़ती है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म हो जाती है, यानी फिर ना बढ़ती है ना कम होती, देन उसे क्या नाम देते हैं हम, तो वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं, वो ज़ीरो होता है। तो ये हम नाम देते हैं इसको रोटेशनल एक्विलिब्रियम का, ठीक है जी। तो ये दो आगे फर्दर डायनामिक की टाइप्स थी। अब इसकी कंडीशन पे जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ये ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम कब होती है, रोटेशनल कब होती है और स्टैटिक कब होती है। तो आपने नाम सुना होगा फर्स्ट कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन, अब वो देखते हैं जी। तो अब देखें कंडीशंस फॉर एक्विलिब्रियम, पहला देखें, पहली फर्स्ट कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम, उसमें क्या है कि जितनी फोर्सेस एक्ट करें बॉडी के ऊपर उनका सम ज़ीरो आना चाहिए। तो समेशन F = 0, ये मैथमेटिकल फॉर्म।
अब इसको कैसे जस्टिफिकेशन मतलब इसकी होगी, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम का एक्स कंपोनेंट का सम 0 होना चाहिए, और जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बॉडी के ऊपर उन तमाम का वाई कंपोनेंट का सम 0 होना चाहिए। अब ये सारी फोर्सेस जो है ना कोप्लेनर होनी चाहिए, अगर कोप्लेनर नहीं होगी तो उनका सम 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर प्लेन से बाहर चली जाएगी कोई फोर्स तो फिर उसका इफेक्ट दूसरी तरफ चला जाएगा और वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो जो फोर्सेस राइट साइड पे एक्ट करती हैं वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रही हैं वो नेगेटिव, जो अपवर्ड एक्ट करती हैं वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड एक्ट करती हैं वो नेगेटिव कंसिडर करते हैं। फिर उस तरह उनकी कैलकुलेशन करते हैं, उन तमाम फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम 0 आएगा, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का सम 0 आएगा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों बातें इंप्लाइज करती हैं कि समेशन एफ इज इक्वल टू 0, अगर सारी फोर्सेस का सम 0 है तो अगर फोर्स 0 हो जाएगी तो फिर एक्सेलरेशन 0 होगा, और बॉडी जो होगी वो सेटिस्फाई करेगी फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को। फर्स्ट कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी यानी समेशन एफ इज इक्वल टू 0 होगा तो ए मस्ट बी 0 होगा, तो हम कहेंगे बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होगी, हम कहेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, और या फिर दूसरी बात हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि फोर्सेस की ओरिएंटेशन कैसी है। ठीक है जी, ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी या तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी या फिर स्टैटिक में। अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में ख़ास बात, लेकिन उससे पहले देखें ये कोप्लेनर फोर्सेस की डेफिनेशन पेपर में पूछी गई है। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं, जो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। फिर को करंट फोर्सेस क्या होती हैं, जो कि पॉइंट से पास करती हैं। तो ये एक एक लाइन की डेफिनेशन पूछी गई थी एक दफ़ा में, तो फिर आपने ये माइंड में रखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी सारी फोर्सेस अगर एक ही प्लेन में एक्ट करती हैं, लाई करती हैं, तो उसे कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। और अगर तमाम फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं तो उसे हम नाम देते हैं, कॉमन पॉइंट से, तो उसे हम नाम देते हैं को करंट फोर्सेस। तो अब आते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। अब पहली बात तो ये कि सेकंड कंडीशन की ज़रूरत आई क्यों, फर्स्ट कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन की वजह क्या है। देखें ये एक बॉडी और ये इसका वही एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से ये फिक्स की हुई है, एक फोर्स ये एफ लग रही, दूसरी फोर्स एफ प्राइम लग रही है। अब दोनों फोर्सेस का जो सम है वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल और ऑपोजिट है। तो ये इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये जो ओ से लेके इस फोर्स तक का जो डिस्टेंस ए है, ओ ए, ये मोमेंट आर, यहाँ बी है, तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये मोमेंट आर में, ये फोर्स इस तरफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, ये वाली इस तरफ करेगी। तो दोनों का टॉर्क देखें एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो बॉडी रोटेट करने लग जाएगी। यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन स्टिल बॉडी की टेंडेंसी रखती है रोटेट करने की, तो इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ये तो यानी फर्स्ट कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन ये स्टिल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए ज़रूरत आई कि सेकंड कंडीशन आनी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉर्क इस फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है और इस फोर्स की वजह से जनरेट हो रहा है, वो दोनों टॉर्क का सम भी 0 होना चाहिए, और यही सेकंड कंडीशन है। जितने टॉर्क एक्ट कर रहे हैं उन सबका सम 0 आना चाहिए। जब 0 आएगा तो बॉडी जो है ना वो इक्विलिब्रियम में होगी। अब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क जो है ना वो रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो अगर टॉर्क का सम 0 होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है ना वो मेंटेन हो जाएगा, और अल्फ़ा जो होगा वो 0 रहेगा। यानी जब टॉर्क 0 होगा तो अल्फ़ा 0 होगा, और उसे हम नाम देंगे ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, समेशन एफ एक्स 0 और समेशन टॉर्क इक्वल टू 0, फिर हम कहेंगे ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। कंप्लीट भी कहते हैं और समटाइम स्टैटिक भी बोलते हैं। ये दो इसकी कंडीशन थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है इनकी डिफाइन। और ये भी पूछा जाता है कि टॉर्क से रिलेटेड कौन सी कंडीशन वो डिफाइन करें, टॉर्क की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है साथ में, और फिर आपने बताना है कि टॉर्क जो है ना वो सेकंड कंडीशन के साथ रिलेट करता है, तो सेकंड कंडीशन को फिर डिफाइन करना है और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर आज ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के शॉर्ट और फिर न्यूमेरिकल करेंगे। टिल देन टेक केयर।